साउथ मूवी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि बॉलीवुड से भी ज़्यादा बजट रखती है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ के कुछ एक्टर्स बॉलीवुड एक्टर से भी ज़्यादा पैसे कमाते हैं। उन एक्टर्स को वहाँ के लोग अपना गॉड, अपना रियल लाइफ इंस्पिरेशन, अपना आइडल मानते हैं। मगर क्या ये लोग जो कि एक मूवी स्क्रीन पे एक रियल लाइफ में हीरो हैं या गॉड है, क्या वो रियल लाइफ में भी हीरो या गॉड बनने लायक हैं? आइए जानते हैं एक ऐसे हीरो के बारे में जो कि मूवी स्क्रीन में तो गरीबों का मसीहा, उनका मददगार, उनका हीरो बन के आता है, मगर असलियत में अपने ही एक फ़ैन का बेरहमी से मौत कर देता है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट आदित्य और आप देख रहे हैं द 3 AM शो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द चैलेंजिंग सुपरस्टार ऑफ साउथ मूवी इंडस्ट्री दर्शन के बारे में। 9 जून 2024 बेंगलुरु के कामाक्षीपल्ले में एक अपार्टमेंट के सामने एक लाश मिलती है जिसको कुत्तों का झुंड नोच कर खा रहा होता है। उस लाश पर एक अपार्टमेंट के वॉचमैन की नज़र जाती है जो हिम्मत जुटाकर उस लाश के पास जाता है और लोकल पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म करता है। पुलिस भी वहाँ पर तुरंत पहुँच जाती है और लाश को लेकर पास के एक हॉस्पिटल में एडमिट करती है और इन्वेस्टिगेशन जारी करती है। लेकिन पुलिस के लिए एक चैलेंज सामने ये आ रहा था कि बॉडी के पास से उनको कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे बॉडी को आइडेंटिफाई किया जा सके। मगर मेडिकल एनालिसिस से ये पता चल सकता था कि वो बॉडी की उम्र 30 से 35 साल की हो सकती है और उसकी मौत हुए 24 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस अक्सर पास के पुलिस स्टेशंस में चेक करती है कि कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुआ है क्या, और किस्मत से उनको एक लोकल पुलिस स्टेशन से एक मिसिंग कंप्लेंट की रिपोर्ट आती है जिसमें एक माँ ने अपने 33 साल के एक बेटे की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की है जो कि 8 जून से गायब था और जिसका फ़ोन 8 जून से स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस फ़ौरन से उस महिला को लेकर हॉस्पिटल जाती है और नाले के पास से मिले उस लाश को आइडेंटिफाई करवाती है। वो औरत जैसे ही उस लाश पे लगे कुछ बचे कुचे कपड़े देखती है तो वो घबरा जाती है क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं, उसके ही गुमशुदा हुए बेटे रेणुका स्वामी की होती है। रेणुका स्वामी अपोलो फार्मेसी में एक छोटी सी नौकरी करता था और हर बार की तरह 8 जून की रात को भी वो अपनी नौकरी पर गया था, मगर उस दिन से वो लापता था और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। अब रेणुका स्वामी की मौत तभी पता चल सकती थी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसी दर्दनाक चीज़ें सामने आती है कि पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। रेणुका स्वामी पे 15 लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज थी। इनफैक्ट उसका जबड़ा भी तोड़ दिया गया था और उसकी ज़बान भी काट ली गई थी। उसको कई इलेक्ट्रिक शॉक टॉर्चर्स भी किए गए थे। इनफैक्ट मेडिकल टीम का ये मानना था कि उसकी मौत का कारण शॉक और हैमरेज था। रेणुका स्वामी तो एक छोटी सी नौकरी करता था और ना ही उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था, ना ही किसी से दुश्मनी और ना ही किसी से मतभेद था। इनफैक्ट वो इतना अमीर भी नहीं था कि पैसे के रीज़न की वजह से उससे किसी की आपसी दुश्मनी भी हो। तो आखिर ऐसे सीधे साधे इंसान को कोई क्यों मारना चाहेगा? सिंस ये कोई हाई प्रोफाइल केस नहीं था, इसीलिए मीडिया भी इसको ज़्यादा कवर करने की कोशिश नहीं की और पुलिस भी इसको एक नॉर्मल केस की तरह इन्वेस्टिगेट कर रही थी। 10 जून 2024 उसी पुलिस स्टेशन में केशव मूर्ति, राघवेंद्र और कार्तिक नाम के 3 लोग आते हैं और कहते हैं कि रेणुका स्वामी की मर्डर उन्होंने की है। जहाँ पर पुलिस को इस मर्डर से रिलेटेड ना कोई मोटिव और ना ही कोई रीज़न मिल रहा था, वहाँ पर 3 लोगों का अचानक से सामने आकर अपना गुनाह कबूल करना काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा था। उन तीनों ने ये कहा कि पैसे के लेन देन के आपसी झगड़े में उन्होंने रेणुका स्वामी की मर्डर कर दी। देखा जाए तो पुलिस के लिए केस काफ़ी आसान हो गया क्योंकि कल्प्रिट चलकर उनके सामने आकर अपना गुनाह कबूल कर रहा है और ये केस ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पर आ गई। मगर तभी वहाँ के पुलिस स्टेशन पे वहाँ के एसपी पहुँच जाते हैं जिनके सामने ये केस दिखाया जाता है। जब वहाँ के एसपी इस केस को देखते हैं तब उनको काफ़ी शक होता है, इसीलिए वो उन तीनों को अकेले में इंटरोगेट करते हैं। इंटरोगेशन से ये पता चलता है कि वो तीनों मर्डर रिलेटेड अलग अलग जवाब दे रहे हैं। इसीलिए वो एसपी पुलिस की एक टीम को उनका फ़ोन नंबर और लोकेशन ट्रैक करने के लिए काम पर लगा देते हैं। उनके सीडीआर से पता चलता है कि वो पिछले 2 दिनों से किसी एक ही नंबर से बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और जब उस फ़ोन नंबर का डिटेल्स निकाला जाता है तब पता चलता है कि वो नंबर किसी और का नहीं
बल्कि साउथ इंडस्ट्री के चैलेंजिंग सुपरस्टार दर्शन का होता है। इसके बाद एसपी ने एक्टर दर्शन के फ़ोन नंबर के द्वारा उसके लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की। लोकेशन ट्रैक करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पिछले 2 दिनों से ये 3 लोग और दर्शन की लोकेशन सेम थी। आखिर एक मासूम की जान जाना, इन तीनों का सामने से आके अपना गुनाह कबूल करना, उनका लिंक एक एक्टर के साथ होना काफ़ी कंफ्यूजिंग हो रहा था। इसीलिए एसपी ने इन तीनों को वापस से इंटरोगेट किया, मगर इस बार काफ़ी सख्ती के साथ। उन्होंने इतनी सख्ती दिखाई कि आखिरकार उनमें से एक टूट गया और उसने ऐसी सच्चाई बताई जिसके बाद पूरा फिल्म इंडस्ट्री और पूरा कर्नाटका हिल गया। 3 days after Venugoswamy's body was found, police arrested Kannada superstar Darshan and his star friend Pavitra Gowda. And that changed the story completely. It's now a high-profile murder scandal in full media glare. दर्शन का कंट्रोवर्सी के साथ एक पुराना ही रिश्ता था। 2003 में उसकी शादी विजयलक्ष्मी नाम के एक लड़की से होती है और उनका एक छोटा सा बेटा भी था। यूं तो उनकी मैरिड लाइफ सोशल मीडिया के सामने काफ़ी खुश दिख रही थी, मगर 2011 में विजयलक्ष्मी ने दर्शन के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस और अटेम्प्ट टू मर्डर का एक केस दर्ज किया था, जिसकी वजह से उनको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में रखा गया था। मगर बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। 2016 में उसकी वाइफ ने उसके ऊपर वापस से एक केस किया उसके ऑब्जेक्शनल बिहेवियर को लेके, जिसको उन्होंने आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर और केस को विड्रॉल कर लिया गया। 2021 में दर्शन पे एक और केस किया गया क्योंकि उसने मैसूरू होटल में एक वेटर के साथ हाथापाई की थी, जिसके सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट कर दिए गए और आपस में इसको भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया गया वेटर को 50,000 रुपये का कंपेंसेशन देकर। साल 2022 में भी एक फिल्म प्रोड्यूसर भारत ने एक केस दर्ज किया जिसमें उसने ये कहा कि एक्टर दर्शन ने उसको जान से मारने की धमकी दी है। इनफैक्ट साल 2023 में उसकी पड़ोस ने एक केस दर्ज किया जिसमें उसने ये कहा पार्किंग के आर्ग्यूमेंट में गुस्से में आकर दर्शन ने अपने घर के डॉग्स को उसके ऊपर हमला करने के लिए छोड़ दिया, मगर ये सारे केस भी दबा दिए गए। मगर अब हमारी कहानी में एंट्री होती है ऐसी महिला की जो इस मर्डर की जड़ थी, पवित्र गौड़ा, जो कि एक फैशन डिज़ाइनर थी और वो साउथ मूवी में काम करना चाहती थी। उनकी मुलाकात किसी कास्टिंग में दर्शन के साथ होती है। वहाँ पर उनको मूवी तो नहीं मिलती मगर दर्शन मिल जाता है। पिछले 10 साल से दर्शन और पवित्र का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। इनफैक्ट ये सारी चीज़ें कुछ दिनों तक तो छुपी थी, मगर एक दिन पवित्र के पोस्ट के वजह से ये चीज़ें सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई। उन्होंने अपनी बेटी का बर्थडे दर्शन के साथ सेलिब्रेट करते हुए एक पोस्ट अपलोड किया जिसमें दर्शन उनकी बेटी खुशी के साथ नाचते हुए भी नजर आ रहे थे। इस पोस्ट ने पिछले 10 सालों से चली हुई एक कंट्रोवर्सी को काफ़ी हवा दे दी। इस कंट्रोवर्सी को इतनी हवा मिल गई कि आखिरकार ये बात उनकी पत्नी विजयलक्ष्मी तक पहुंच गई। विजयलक्ष्मी ने ट्विटर पर पवित्र के कैरेक्टर के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन कर एक पोस्ट डाला। उस पोस्ट के बाद दर्शन के सारे फैंस विजयलक्ष्मी को सपोर्ट करने लगे और पवित्र के पोस्ट पर काफ़ी गंदे गंदे कमेंट्स करने लगे। कुछ कमेंट्स ऐसा कहते थे कि पवित्र एक वो राक्षस है जो कि इनके भगवान दर्शन का घर तोड़ना चाहती है। इन सब कमेंट्स में एक कमेंट रेणुका स्वामी का भी था। रेणुका स्वामी ने अपने एक फेक आईडी से कमेंट किया था, जिस कमेंट पर पवित्र का नज़र पड़ जाता है। पवित्र इसका जिक्र दर्शन से करती है और कहती है कि इसके बारे में उसको कुछ करना पड़ेगा। दर्शन अपने मैनेजर को कहकर पवित्र का एक फेक आईडी बनाता है और उस रेणुका स्वामी के फेक आईडी से चैट करता है, जिसमें रेणुका स्वामी गलती से अपना नाम और अपना लोकेशन रिवील कर देता है। इसके बाद दर्शन उनके एक फ़ैन क्लब के प्रेसिडेंट राघवेंद्र को 30 लाख रुपए देकर कहता है कि उनको ये बंदा किसी भी हाल में बेंगलुरु में जल्द से जल्द चाहिए। राघवेंद्र अपने साथ 3 बंदों को लेकर रेणुका स्वामी को चित्रदुर्गा से बेंगलुरु लेकर आता है, ये कहकर कि उनको वो दर्शन से मिलवाएगा ताकि वो पवित्र के पोस्ट पर जो भी कमेंट किया उससे रिलेटेड उनको बस माफ़ी मांग ले।
मगर उसे क्या पता था कि ये माफ़ी मांगने वाली चीज़ें किस हद तक पहुंच जाएगी। रघुवेंद्र उसको लेकर बेंगलुरु में किसी अपार्टमेंट के बेसमेंट में ले जाता है, जहां पर पहुंचते ही वो रेणुका स्वामी को इस तरह से टॉर्चर करता है कि उसके बॉडी पे जानलेवा निशान होते हैं। इतने टॉर्चर के बाद वहाँ पर होती है दर्शन की एंट्री। रेणुका स्वामी दर्शन को देखकर ये सोचता है जैसे वो मूवीज़ में अपने लोगों की रक्षा करने आते हैं, शायद यहाँ पर भी वो उसकी मदद करने आए हैं। मगर उसे क्या पता था उसका हीरो एक विलन बनकर आया है। वो वहाँ पहुँचते ही रेणुका स्वामी को एक रॉड से सिर पे इतने दर्दनाक तरीके से मारता है कि रेणुका स्वामी की वहीं पे जान चली जाती है। इनफैक्ट दर्शन के साथ वहाँ पर पवित्रा भी थी। इसके बाद उस डेड बॉडी को गाड़ी में भर्ती कर एक नाले के पास फेंक दिया जाता है। इसके बाद की स्टोरी तो हमें पता है कि कैसे वो लाश एक वॉचमैन को मिलती है और कैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है और कैसे ये 3 लोग सामने आते हैं और इनसे सच्चाई निकलती है। मगर मेन मुद्दा ये है कि यहाँ पर दर्शन को और पवित्रा को गिरफ्तार करने के बाद भी उनके साथ और 16 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। इनफैक्ट दर्शन के ड्राइवर रवि, जिसने चित्रदुर्गा से बेंगलुरु रेणुका स्वामी को लेकर आया था, वो भी सामने से आकर अपने आप को सरेंडर करके सब सच बता देता है। गिरफ्तारी के दौरान ये देखा गया था कि पवित्रा बिल्कुल भी इस बात पे गिल्टी फील नहीं कर रही थी। इनफैक्ट उनको स्माइल करते हुए भी देखा गया था जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था। तो ये था आज का केस, जिसे हमें ये पता चलता है कि हमें अपना आइडल या फिर अपना इंस्पिरेशन सोच समझकर चुनना चाहिए। हमें किसी को भी उनके रियल लाइफ के एक्शन से देखकर नहीं पहचानना चाहिए, बल्कि उनके रियल लाइफ के एक्शन से पहचानना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ऐसे केसेस आपको और चाहिए तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे इस वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट्स में आप अपने व्यूज़ बताएं और हमारे चैनल द 3 AM शो को सब्सक्राइब कर दें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए केस के साथ। बाय।